हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीएचडी हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो यह श्रृंखला हमारे चैनल से शुरू की गई है। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे पहले प्रश्न दिया गया है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो यह सरल प्रश्न है। रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है। अगर अनुप्रास के भेद के रूप में यह पूछा जाए तो यह कौन सा होगा, तो 5 भेद होते हैं: छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या, लाटा, अनुप्रास। ठीक है, जहाँ एक से अधिक वर्डों की आवृत्ति होती है वहाँ वृत्त्या अनुप्रास होता है। तो यह वृत्त्या अनुप्रास का उदाहरण है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बी है वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। बुंदेली पूछा गया है, बुंदेली भाषा का क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, और यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से जो झांसी, जालौन और दतिया, यह जो है यह क्षेत्र है बुंदेली भाषा का। तो विकल्प यहाँ बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो माना गया है वह परीक्षा गुरु माना गया है और इस उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास है। और यहाँ पे जो विकल्प दिया गया भाग्यवती, भागवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुलौरी हैं। नूतन ब्रह्मचारी और एक अजान और 100 सुजान तथा रहस्य कथा, यह सभी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और यह सममात्रिक छंद है। तो विकल्प यहाँ सी सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। तो देखिए, प्रति उपसर्ग जो हिंदी भाषा से आया है वह संस्कृत से आया है और संस्कृत से 22 उपसर्ग आए हुए हैं और वह 22 उपसर्ग जो भी हैं वह संस्कृत के उपसर्ग कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जो बी विकल्प है वह सही होगा। मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होता है, यह ध्यान रखिएगा कि मनहर कवित्व एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ड होते हैं। ध्यान रखिए कितने वर्ड होते हैं, 31 वर्ड होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है। यहाँ पे दिया गया है कौन सा छंद है। तो देखिए, यह सोरठा का उदाहरण है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएँ होती है और दोहा छंद का उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु। ठीक है, तो 2 1 3 1 4 2 6 7 8 8 3 11 ऐसे गिनेंगे तो 11 होगा और इसमें लगाएंगे तो यह 13 होगा। तो यह किसका उदाहरण है, यह सोरठा छंद का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। यहाँ विश्व का बात किया गया है, विश्व का प्रथम उपन्यास तो कादम्बरी जो बाणभट्ट द्वारा रचित है उसे विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कादम्बरी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है। देखिए, हिंदी जो पश्चिमी है और पश्चिमी हिंदी में सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आता है, तो इसलिए यहाँ पे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सौरसेनी अपभ्रंश जो है वह विकल्प डी सही होगा। आगे देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्ह जो है उनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है।
तो यहाँ पे गोदान उपन्यास जो दिया गया है वह प्रसिद्ध उपन्यास है और यह 1936 में प्रकाशित हुआ था प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? जो ब्रजभाषा है उसका केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा में 5 बोलियां आती हैं, जिसमें ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और बांगरू। और बांगरू से ब्रजभाषा ही पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत समृद्ध एवं सरल भाषा है। इसका केंद्रीय क्षेत्र की बात किया जाए तो यह मथुरा, ठीक है, मथुरा, आगरा, यहाँ वृंदावन, इस सभी क्षेत्रों में बोला जाता है। तो मुख्य है मथुरा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह क्या है? निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। और इनके अन्य कहानी संग्रह की बात किया जाए तो पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, यह सभी इनके कहानी संग्रह है। अगला उपन्यास है, भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो उपन्यास दिया गया है इसमें तमस जो उपन्यास है वह भारत विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन है? भीष्म साहनी। तो यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। जबकि शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का उपन्यास है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है, त्यागपत्र जैनेन्द्र के उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? देखिए यहाँ पे जो उपन्यास दिया गया है उसमें वयम रक्षामा यह जो उपन्यास है यह चतुरसेन शास्त्री का है। बाकी बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा और चारों चंद्रलेख यह सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोदान उपन्यास की नायिका पूछा गया है। गोदान उपन्यास अभी आपके बारे में इसके बारे में पता है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यह उपन्यास है जिसकी नायिका धनिया है। ठीक है, तो विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। अन्य पात्र इसमें अगर बात करें तो इसमें गोबर, होरी, राम साहब, गोविंदी, मिस्टर मेहता, मिस मालती, माता दीन आदि इनके पात्र हैं इस उपन्यास के। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास बृंदालाल वर्मा का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कुंडली चक्र, गढ़ कुंडार, यह सभी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधा गाँव उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो राही मासूम रजा आधा गाँव उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, सीन 75, कटरा भी आरजू, ओस की बूंद, यह सभी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? यह पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर क्या है? देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो विकल्प डी है वह सही होगा। निम्नलिखित कृतियों में कौन सा उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है? उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित कौन सा यहाँ पे उपन्यास नहीं है या कृति नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, शतरंज की मोहरे जो दिया गया है वह उपेंद्रनाथ अस्क का नहीं है बल्कि अमृतलाल नागर की हैं। बाकी इनकी उपन्यासों की बात करें तो गिरती दीवारें, सितारों का खेल, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, यह सभी इनके उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 है। इसके रचयिता परेश्वरनाथ रेणु हैं। ठीक है, तो 1954 सही विकल्प होगा। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। जो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसमें पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो विकल्प सी है वह सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है पूछा गया है। देखिए, अष्टछाप में 8 कवि हैं, 4 बल्लभाचार्य के शिष्य हैं जो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और 4 गोविंद मतलब गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य जिसमें गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा कि जो नहीं पूछा गया, हरिव्यास देव। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुहता के। उपर्युक्त पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और इसके कौन रचनाकार हैं? यह पूछा गया है।
तो देखिए यह जो पंक्ति दी गई है, यह पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पे पूछा गया कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है। राम ध्यान मंजरी है पूछा गया, तो कृष्ण गीतावली यहाँ पे सी उत्तर होगा। अष्टयाम नामक पुस्तक की रचना की दिनचर्या का वर्णन है, यानी किसमें किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो यह राम भक्त कवि नाभादास द्वारा रचित है, जिसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विकल्प बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है? कृष्णनाथ, ध्रुवदास, नाभादास और श्री भट्ट। तो देखिए तुलसीदास के समकालीन कवियों में नाभादास जो हैं वह राम भक्ति से संबंधित है, तो विकल्प यहाँ बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? देखिए जितने भी सूफी प्रेमाख्यान लिखे गए हैं उसमें कुछ तो राजस्थानी में है, लेकिन बाकी अधिकतर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो विकल्प यहाँ ए सही होगा। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, यह पूछा गया है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि रामचंद्र शुक्ल अलग मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है मुल्ला दाऊद चंदायन, ठीक है, जिनकी रचना है वह सूफी प्रेम काव्य के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं, तो विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण कब लिखा था बाल मुकुंद गुप्त ने? तो देखिए 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर इन्होंने संस्मरण लिखा था, तो यहाँ पे विकल्प जो डी है वह सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्न है कि कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान, समय है सहचर। तो इसमें जो उपन्यास दिया गया है समय है सहचर, ये हरिवंश राय बच्चन का नहीं है, बल्कि रामदर्श मिश्र की आत्मकथा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। विकल्प यहाँ बी जो होगा वह सही हो जाएगा। पृथ्वीराज की आंखें नाटक शीर्षक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें यह दिया गया है, यह राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक एकांकी है, तो यहाँ पे विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंदु युग के समय नाटकों के रूप में ज़्यादा काम हुआ, यानी केंद्रीय विधा क्या है, नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? यहाँ पे दिया है जागरण काल, पुनर्जागरण काल, निर्माण काल, सुधार काल। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो विकल्प सी है वह सही हो जाएगा। अगला है कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र यह जो रचना दी गई है यह सिखों के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह की साहित्यिक रचना है। ठीक है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, यहाँ जो सही उत्तर होगा वह गुरु गोविंद सिंह, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक किसका है? तो लहरों के राजहंस नाटक जो लिखा गया है वह मोहन राकेश का है। ठीक है, मोहन राकेश, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? वल्लभ संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। यह 4 पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो तत्सुखी संप्रदाय दिया हुआ है यह कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे जो सी है विकल्प वह सही होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग करने की संज्ञा जो दी गई है वह जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दी गई है, तो विकल्प यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन पूछा गया है, और रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। ठीक है, तो विकल्प डी सही होगा।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी, अभी इनके बारे में बात हुआ था, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित अष्टछाप कवि हैं। ठीक है, तो बी विकल्प सही होगा। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? गीति नाट्य जो है उसका पहला जो है वो कौन लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो करुड़ालय है उसे हिंदी का पहला गीति नाट्य परंपरा की रचना माना जाता है। तो करुड़ालय जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? देखिए, पद्माभरण जो लिखा गया है यह उसमें अलंकार ग्रंथ है, तो विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है, यानी भूषण के जितने ग्रंथ हैं उसमें अलंकार निरूपण ग्रंथ कौन है? तो देखिए यहाँ पे जो शिवराज भूषण है यह इनकी प्रसिद्ध अलंकार निरूपण ग्रंथ है, जिसमें 105 तरह के अलंकारों का वर्णन इन्होंने किया है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? यह पूछा गया प्रश्न है कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो देव द्वारा रचित है सुजान विनोद। ठीक है, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वह बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। बिखरे पन्ने किसकी कृति है? बिखरे पन्ने पुन्नालाल बख्शी यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुड़ालय का नाट्य रूप क्या है? तो अभी यह प्रश्न आया था, यह क्या है? गीति नाट्य है। तो विकल्प यहाँ जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी, यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति बार बार पूछा जाता है और यह पंक्ति जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? पद्माकर द्वारा। तो विकल्प यहाँ जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। देखिए, जहाँ पे ऐसे उपसर्ग हैं वहाँ सम उपसर्ग होता है, यहाँ पे सम, यहाँ जो ए विकल्प है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं और इनका ग्रंथ जो है काव्यालंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो यह प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, यह जो कथन दिया गया है वह गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी विकल्प है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है? चंद्रप्रदायी, जगनीश, दलपति विजय और नाभादास। देखिए, नाभादास आदिकाल के कवि नहीं बल्कि तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति काव्यधारा में आने वाले कवि हैं। तो इस कारण से यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपा की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, स्वयंभू की रचना है, पौम चरियु पुष्पदंत की रचना है, महापुराण देवसेन की रचना है, श्रावकाचार। तो यहाँ पे दोहा कोश पूछा है तो यह सरहपा की रचना है। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के जो लेखक हैं वह प्रेमचंद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के नाम से कौन लिखा है? तो महात्मा गांधी के नाम से जो लिखा गया जीवनी है वह रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रामचंद्र वर्मा। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन कृत जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था? तो यह प्रश्न देखिए, किशोरी लाल गुप्त ने इसे हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है, तो यहाँ पे किशोरी लाल गुप्त, जो विकल्प ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नवगीत के सुप्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। नवगीत के उन्नायक कवि पूछा गया है। तो यहाँ नवगीत के उन्नायक कवि जो हैं वह हैं वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र मिश्र, ध्यान रखिएगा विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। यह पंक्ति किसका दिया गया है। यह पूछा गया पंक्ति है कि यह किसका है। तो यह रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ शब, किसकी पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति दिया गया है यह पंक्ति है मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में संकलित है। तो देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वह दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 और इनकी रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, ठीक है, कमल के फूल, ऐसे प्रसिद्ध इनकी कविताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी 3 कहानियां हैं, उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है। 4 कहानी का नाम दिया गया, इसमें सबसे पुरानी कहानी पूछा गया है। तो रानी केतकी की कहानी सबसे पुरानी कहानी इसमें दिया गया है और इसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है, कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही। कहानी की विशेष उपलब्धि जो क्षेत्र है वह है बदलते सामाजिक एवं पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, हल्कू। यहाँ पे जो सी विकल्प है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्रथम महाकाव्य 1914 में रचित हरिऔध द्वारा प्रिय प्रवास को माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है, इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक के वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है। तो यह हो जाएगा क्रीडही। यहाँ पे जो ये बी विकल्प है वह सही हो जाएगा। बर्बरता शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो बर्बरता शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वह नृशंसता होता है। यहाँ पे विकल्प जो बी है वह सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है। देखिए द्वितीय स्थान जो उत्थान का समय इन्होंने माना है वह जो समय है वह 1893 से 1918 तक है। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित एक इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है। स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह श्रीधर पाठक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगंज थे, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह इनके मंडल के कवि नहीं थे। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तो यह प्रसिद्ध हैं किनके लिए, केशवदास के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखा है। कलम का सिपाही प्रेमचंद द्वारा है और इसके लेखक कौन है, अमृत राय। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से अवनी का विपरीतार्थक शब्द कौन है। अवनी का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। ठीक है, अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है और इसके विपरीत शब्द क्या होंगे, अंबर। अगला प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है।
निम्नलिखित विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ठीक है, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर होता है, इसका विपरीत होगा अधः। अधः मतलब नीचे। तो विकल्प यहाँ जो ए है वह सही हो जाएगा। देखिए, इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम हमेशा आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।